नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं अनिकेत सिन्हा आप सबको कृषि से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से आज अवगत करूंगा, जिसमें सबसे पहली खबर ये है कि धान की खेती करने वाले जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए पराली एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती थी और उस पराली को वो आग लगा देते थे, जिसके वजह से पर्यावरण में भी काफ़ी नुकसान होता था। तो ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में देखा गया है कि जिसकी वजह से पर्यावरण में काफ़ी नुकसान और खेत में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिला। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने इसी कार्य पर शोध करते हुए इसका एक समाधान निकाला है और अपनी एक आर्टिकल प्रकाशित की है। तो उस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर उस पराली को अगर खेत में छोड़ दिया जाए और उसमें पानी का लगातार छिड़काव किया जाए तो वो 15 दिन में स्वतः ही गल कर मिट्टी में मिलकर खुद ही खाद बन जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो पराली में आग ना लगाएं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पराली से ही कंपोस्ट बनाने की कोशिश करें, जिससे खेती में और ज्यादा उनका उत्पादन में उत्पादन बढ़ेगा और उनको वेस्ट को बर्बाद होने से उनको बचाया जा सकता है। दूसरी खबर यह है कि सहजन की खेती करने वाले जो किसान भाई जिनके पास जमीन है खाली पड़ी रहती है, उन किसान भाइयों को ये कहना चाहूँ कि सहजन की खेती भी आज के डेट में बहुत बड़ा आय का विकल्प हो चुका है। मुख्य रूप से सहजन ही एक इकलौता ऐसा फल है और ऐसी सब्जी है जिसके पेड़ के कि हर भाग को बेचा जा सकता है। आज के डेट में कई तरह के नियमित खान पान न होने की वजह से कई तरह की बीमारियां और कई तरह के बीमारियां और से लोग जूझ रहे हैं। तो उससे निदान के लिए आज के वैज्ञानिक लोगों ने कुछ समाधान निकाला है, जिसमें सहजन की पत्तियां काफी कारगर साबित हुई है। सहजन की पत्तियों का पाउडर को वो लोग आज के डेट में जूस में या खाने में या सब्जी में मिला करके प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों के लिए सहजन की पत्तियां भी एक अच्छा आय का विकल्प बन सकती है और प्रति एकड़ में सहजन की पत्तियों का अगर औसत निकाला जाए तो 250 से 300 क्विंटल निकलता है। तो आज के डेट में कई देशों में भी सहजन के पत्तियों से पाउडर बना करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा कर रहे हैं और उनका नियमित प्रयोग करने से बहुत सारी बीमारियों से भी दूर हो रहे हैं। पहले सूखा और फिर बारिश की वजह से कॉफी के उत्पादन में इस बार काफी परेशानी और काफी घाटा सहना पड़ सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले जो है वो मौसम सूखा था और जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ रही थी कॉफी उत्पादन के लिए, लेकिन इस बार लगातार 2 महीने से हो रहे केरल और तमिलनाडु जो कि प्रमुख राज्य है कॉफी के लिए, वहां 2 महीने से लगातार हो रही बारिश की वजह से इस बार कॉफी उत्पादन में 20 से 30% की कमी आ सकती है। और आपको बताना चाहूंगा कि अरेबिका और रोबस्टा जो 2 किस्म है कॉफी के, उसमें काफी घाटा सहना पड़ सकता है कॉफी उत्पादकों को। अगर दिसंबर में तैयार होने वाली फसल है उसकी बात करें तो इसमें काफी कमी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल तमिलनाडु की अगर बात करें तो पिछले साल तमिलनाडु में 2017-18 के दौरान उत्पादन घटकर 3 लाख टन रह गया था। और अगर वहीं जो वायनाड है केरल का जो मुख्य हिस्सा है जहां पे कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है, वहां पे पिछली बार ये 35,000 टन था और इस बार जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 45,000 से 55,000 टन रहेगा। तो पिछली बार लगभग 20% की कमी आई थी इसमें। उसी के बाद अगर बता दूं तो कॉफी प्लांटेशन के बाद काली मिर्च का विकल्प जो है वो रहता है कि कॉफी से अगर नुकसान हो तो काली मिर्च की खेती करके कॉफी एसोसिएशन जो है वो पैसे कमाते हैं जो कॉफी ग्रोवर्स है। लेकिन इस बार काली मिर्च की भी जो है वो दाम में कमी आने की वजह से उसका भी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है और इसकी शायद कॉफी की भरपाई इस बार ना हो पाए। तो केरल और तमिलनाडु में कॉफी की ये स्थिति है। कीट मित्रों के बारे में हम सभी जानते हैं। इन कीट मित्रों का अच्छी पैदावार में कितना बड़ा महत्व है और किस तरीके से फसल की पैदावार को बढ़ाने में उपयोगी है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन गन्ना, गेहूं, धान, दलहन, जिस समय इन फसलों की कटाई हो जाती है उसके बाद ज़्यादातर किसान उसके बचे हुए अवशेष को जला देते हैं। लेकिन शायद उनको यह मालूम नहीं है कि इन फसल के अवशेष को जिस समय वो जलाते हैं इसके साथ ही कीट मित्रों को भी
जला देते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए किसानों से अनुरोध है कि वो फसल अवशेष को जलाए नहीं, बल्कि जो फसल अवशेष बचता है उसको जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे गन्ने से सूखी पत्ती बचती है, उसको पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो क्रेशर होते हैं जिनमें गुड़ या फिर अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, वहाँ पर आप अपनी पत्ती को बेच सकते हैं। या फिर धान के बाद जो पराली बचती है, किसान उसको जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको खेत में जुतवा सकते हैं, या फिर उस बची हुई पराली को किसान चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा विकल्प है किसानों के लिए। इसलिए किसानों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खेत के कीट मित्रों को ना जलाया जाए, अन्यथा इससे किसानों का ही नुकसान है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार ने यूरिया की बोरी जो आपको दी जाती है उसके लिए 50 किलो की बोरी की जगह 45 किलो की बोरी देने का आह्वान रखा है। और सरकार ने कदम उठाया है। हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो रही है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। ये डिसीजन लिया गया था पिछले साल सितंबर 2017 में, और ये जो यूरिया प्रोडक्शन की जो कंपनियां हैं उन्हें निर्देश दिया गया था कि ये 50 किलो की बोरी की जगह 45 किलो की बोरी प्रोवाइड करें हमारे किसान भाइयों को, ताकि हमारी जो मिट्टी से उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है धीरे धीरे, इसकी जो फर्टिलाइजर की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, और इसकी जो उपजाऊ क्षमता मिट्टी की कम हो रही है उसकी भरपाई करने के लिए ये कदम उठाया है सरकार ने। ये बता दूं आपको कि पिछले साल करीब 996 लाख टन इस यूरिया का उपयोग हुआ है लास्ट ईयर, तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये हमारी पूरी फूड चेन में भी जा रहा है और हमारे अंदर भी जा रहा है। यूरिया हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है और हमारे पेड़ पौधों की उपज के लिए भी अच्छा नहीं है। इसे कम करना बहुत ज़रूरी है और ये हमें पता होना चाहिए, और हमारे किसान भाइयों को भी पता है कि आप बोरी जो 50 किलो की है उसको ही खेत में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से सरकार ने सोचा कि ये कदम उठाने पे करीब 10% की कमी तो ज़रूर आएगी यूरिया के उत्पादन में या यूरिया को यूज़ करने में। तो इस तरह से हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है और उसकी जो नेचुरल उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहेगी, और ये कदम सरकार ने उठाया। ये इसके बारे में मैं आपको आगाह कराना चाहती थी। और दूसरी खबर है कि ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने अभी एग्री एडवाइजरी के लिए, अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्री एडवाइजरी दी जाती थी आपको, जो कि मोबाइल के द्वारा करीब 4 करोड़ किसान भाई हमारे देश में अब तक यूज़ करते थे, लेकिन आगे आने वाले समय में इसे ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इससे पहले अभी फिलहाल 4 स्टेट्स में इसे शुरुआत करेंगे, जो कि कर्नाटका, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सपना है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, आय को दोगुना करना है, जो आपके आय को दोगुना करना है उसे पूरा करने के लिए कदम उठाया है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें आए दिन एडवाइजरीज देता रहता है कि किस तरह का मौसम होने वाला है और आपके खेत के लिए क्या सही मौसम है, अनुकूल है, और आपको पूरी खबर इनसे मिलती है इनके वेबसाइट के थ्रू, और मोबाइल के थ्रू भी आप इनका वेबसाइट देखते रहते हैं ये देखने के लिए कि वर्षा कब होनी है और किस तरह का रेनफॉल कितना होगा, कितनी वर्षा होगी, कितनी नहीं होगी। उस हिसाब से आप अपने अनाज को उगाने की भी डिसीजन लेते हैं। तो इसे अब थोड़ा और बढ़ाया जाएगा और ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट किया जाएगा। सिर्फ केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी तक चल रहा था, और इसे हफ्ते में 2 बार रिले किया जाएगा, और जिससे कि बुआई और फसलों की अधिक उपज के लिए रखरखाव में इसमें आपको मदद मिलेगी। और ये जो ब्लॉक लेवल का जो प्रोग्राम है ये 12 किलोमीटर के अंदर 5-6 ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत ये होगा। और पूरे देश में भी फिलहाल महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा में इसे एक्सटेंड किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है। तो ये कम से कम 600 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा।
तो इससे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आपको ब्लॉक लेवल पर जो एडवाइजरी मिलेगी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, वो आपके लिए और भी ज़्यादा लाभप्रद होगी और आप इसे देखते हुए अपने डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सी फसल किस समय पे उगानी है और कितनी वर्षा होने वाली है। इन सब खबरों के बारे में आपको और ज़्यादा अलर्ट किया जाएगा। थैंक यू। नमस्कार। कृषि मंत्रालय ने कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए ग्रीन लॉजिस्टिक कॉरिडोर और ई कॉमर्स का इस्तेमाल बढ़ाने का सुझाव दिया है। सरकार ने 2022 तक कृषि उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जो कि अभी 2.6 लाख करोड़ रुपए का है। वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए एक ड्राफ्ट पेपर जारी किया है और इसके लिए सभी पक्षों से राय मांगी है, जिसमें कृषि मंत्रालय ने अपने सुझाव दिए हैं, जैसे कि आवश्यक वस्तु, कानून की समीक्षा, एपीएमसी एक्ट और मंडी फीस में सुधार और जमीन लीज दिए जाने के नियमों को उदार बनाना जैसे सुझाव भी दिए हैं। साथ ही कहा है कि लॉजिस्टिक स्टोरेज हब और ग्लोबल मार्केट पर प्रमोशन आदि पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं या आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे लाइक बटन को दबाएं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।